हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस सीरीज में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर से लेके स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट मीन पूरा का पूरा कोनिक्स, ये सारा कवर करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले ट्रायंगल से रिलेटेड, लाइक हम कैसे ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ये सारी चीज़ें हम कैसे फास्ट निकाल पाएँ 1 मिनट के अंदर, क्योंकि इसके काफ़ी क्वेश्चन JEE मेन में, NDA में और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। जैसे आप बिट्स पिलानी का देख लो, VIT का देख लो, सबके, ये सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में आते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसमें पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो सर्कल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। तो ट्रायंगल के बारे में हमारे पास जो 4 चीज़ें पढ़नी है, जो मेन चीज़ें हैं, वो है, पहला है क्या, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड पढ़ना है हमें। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, ऑर्थो सेंटर। तो मैं सबको ये बताऊंगा कि कैसे हम फास्ट चीज़ें को कैलकुलेट कर पाए। तीसरी बात करें तो हम निकालेंगे सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, और इन सब की प्रॉपर्टीज़ भी मैं डिस्कस करूंगा। और फोर्थ एंड द लास्ट वन इज इन सेंटर। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे टाइम भी लगता है और वो फटाफट ट्रिक नहीं जानते कि कैसे हम सेंट्रोइड को कैलकुलेट करें, कैसे हम सेंट्रोइड को विद इन 1 मिनट सॉल्व करें, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर। और इन सब से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है। तो वो मैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं पिक करता हूं कि सेंट्रोइड क्या होता है और सेंट्रोइड के कॉन्सेप्ट से। तो सेंट्रोइड अगर मैं बताऊं तो चलो सेंट्रोइड हम लेते हैं। तो सेंट्रोइड, हमारा सेंट्रोइड आ गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में देखो, हमें मालूम है कि सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड जो होता है ना, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है। तो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो, ये एक मीडियन है, यहाँ से मैं कलर से, ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है और ये एक मीडियन है। इन तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट है। और हमें मालूम है कि जो ये सेंट्रोइड होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो जी दिखाया गया है ना, इस जी को सेंट्रोइड बोलते हैं, जी वाले पोजीशन को। मतलब हम सेंट्रोइड को जी से डिनोट करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, सेंट्रोइड को जी से डिनोट करते हैं। और ये जो सेंट्रोइड होता है, वो सेंट्रोइड एक मीडियंस को जहाँ पे डिवाइड करता है वो 2:1 में डिवाइड करता है। तो 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये हमारा यहाँ से सेंट्रोइड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला होता है, तो हमें क्या याद रखना है, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, मीडियंस का, ठीक है। अब इसके देखते हैं कि फॉर्मूले क्या क्या होते हैं और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसके जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि हमने एक ट्रायंगल लिया, तो ये हमारा एक ट्रायंगल है, ओके। फिर हम एक और ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, और इधर से भी हम ट्रायंगल पिक करते हैं, ओके। तो हमारा ये ट्रायंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल में हमें एक मीडियन मैंने ड्रॉ किया, फिर दूसरा मीडियन और ये तीसरा मीडियन, ये तीनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं कि कौन सा, कितना है उस पॉइंट की वैल्यू। मान लेते हैं कि इस पॉइंट की वैल्यू है x, y,
कोऑर्डिनेट आएगा ना, कोऑर्डिनेट आएगा। अब बताओ ये पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है और ये मेरा पॉइंट सी है। तो ए की वैल्यू अगर x1 y1 है और बी की वैल्यू x2 y2 है और सी की वैल्यू x3 y3 है, तो क्या आता था सेंट्रोइड? तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, x की वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3/3। मतलब हमें करना क्या है, सारे x कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट है। और वैसे ही y कोऑर्डिनेट भी निकालोगे तो वो आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो हमें अभी तक सेंट्रोइड के बारे में ये पता चला कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है और इसके ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। और ये सेंट्रोइड मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है, वहीं से आता है। और मीडियन की प्रॉपर्टी मालूम है ना, ये मिड पॉइंट हो, ये भी एक मिड पॉइंट है, ये भी एक मिड पॉइंट है। मीडियन क्या करता है, मिड पॉइंट पे साइड को जो डिवाइड करता है, तो ये दोनों मिड पॉइंट होते हैं। इधर भी वाले भी मिड पॉइंट होंगे, इधर वाले भी मिड पॉइंट, मतलब दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। अब हम आते हैं, अगला हमारा आ गया, अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हमारा इन सेंटर। तो इन सेंटर देखते हैं। तो चलो इन सेंटर के लिए मैंने ट्रायंगल लिया, ये हमारा ट्रायंगल आ गया, ये हमारा ट्रायंगल आ गया और ये हमारा ट्रायंगल आ गया, ठीक है। तो इन सेंटर देखना है हमें, तो ये हमने इन सेंटर देखना है। तो इन सेंटर क्या होता है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो चलो मैं बता रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इससे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये ये जो पॉइंट है, ये वाला जो मैंने रेड कलर से किया है, वो कौन सा पॉइंट होगा, वो कौन सा पॉइंट होगा, इन सेंटर होगा हमारा। तो इन सेंटर जो होता है, इन सेंटर इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर याद रखना है, ठीक है। तो किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, एंगल बाइसेक्टर का। तो एंगल बाइसेक्टर के बारे में सुना है ना सबने। अगर जहाँ पर कभी भी एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट लगता है, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों इक्वल। सिमिलरली ये वाला एंगल और मैं एक दूसरा कलर ले लूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो इसको बोलते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी ये वाला एंगल और इसके बगल में जो रेड वाला एंगल है, दोनों इक्वल है। तो एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैन बी यूज्ड हेयर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैन बी यूज्ड। तो हम यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब बोलोगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्यों यूज़ करना, अरे यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इन सेंटर। तो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे आता है वहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम निकाल सकते हो। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ करोगे तुम, फिर इसका इन सेंटर निकालोगे। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप बिना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाए कर सकते हो। चलो पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बता देता हूँ। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, तो ये हमारा ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में एक ही एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन हो। चलो तो यहाँ पे देखोगे ये है हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। तो ये जो है एंगल बाइसेक्ट कर रहा है ना दोनों, तो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ए बी अपॉन ए सी, इन दोनों का जो रेशियो होगा यहाँ पे बी डी अपॉन डी सी के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब हमें देखना क्या है, यहाँ पे देखो ए बी का शैडो कौन ले रहा है, बी डी, मतलब
ए बी का जब मैं शैडो लूँगा तो किस पे आएगा, बी डी पे। सिमिलरली ए सी का अगर मैं शैडो निकालूंगा तो किस पे आएगा, ये सी डी पे। तो इसीलिए जो ए बी और ए सी का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है बी डी और डी सी के। तो ये होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये आपने पढ़ा होगा 10th में, सॉरी 8 या 9th में पढ़ा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये याद होना चाहिए, इससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट JEE एडवांस में आए हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये भी अगर याद है तो चलो वेरी गुड। चलो हम और आगे चलते हैं, तो फिर हम क्वेश्चन भी देखेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से तुम निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखो क्या करना है तुम्हें एक ट्रायंगल तुमने लिया, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में हमें एंगल, ये मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो हमारा आया इधर पे, क्या, इधर पे आया हमारा इन सेंटर। ये क्या है, इन सेंटर है, इन सेंटर आया, उसके कोऑर्डिनेट x, y। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या है, यहाँ पे है ये a, यहाँ पे है ये हमारा b, और यहाँ पे है हमारा c, ठीक है। तो a के सामने जो लेंथ होगा उसे मैं साइड लेंथ a बोलूँगा, b के सामने जो लेंथ होगा उसे मैं बोलूँगा साइड b की लेंथ, और c के सामने जो लेंथ होगा उसे मैं बोलूँगा साइड c की लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया साइड c की लेंथ, ठीक है। तो तुम्हें निकालना है x, y। तो देखो a का जो कोऑर्डिनेट होता है, याद रखना है a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1, y1, ठीक है। b का कोऑर्डिनेट x2, y2, और c का कोऑर्डिनेट x3, y3। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है तो क्या आता है, तो x की वैल्यू जो होती है, x की वैल्यू वो होती है, देखो क्या करना है, जिसकी कोऑर्डिनेट निकालनी है ना उसके सामने वाले साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो x1, y1, a का कोऑर्डिनेट देखो, a का कोऑर्डिनेट क्या है, a का कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो x1, y1 के सामने कौन है, x1, y1 के सामने कौन है, a है। तो तुम्हें क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई करना। तो x के लिए कौन जिम्मेवार होगा, x केवल। तो देखो x1 की जो वैल्यू आएगी ax1, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं, अरे दूसरा कोऑर्डिनेट x2 है, और उसके सामने क्या है b प्लस bx2, फिर ऐसे ही तीसरा कोऑर्डिनेट है c, इसका क्या है x3, तो cx3। अब डिवाइडेड बाई क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी करना है। तो ये निकल गया हमारा x, तो ये हमारा निकल गया x। अब सिमिलरली आप y भी निकाल सकते हो। तो हम सिमिलरली क्या निकाल लेंगे, y भी निकाल लेंगे। तो मैं शॉर्टकट में बताऊं कि इन सेंटर का क्या होता है फॉर्मूला, इन सेंटर का क्या होता है फॉर्मूला। तो इन सेंटर जो होता है वो होता है x इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई वन प्लस, सॉरी, ax1 प्लस बी, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। और वैसे ही y का केवल y कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होंगे, तो ay1 प्लस by2 प्लस cy3, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आप निकाल लेना इन सेंटर। तो इसका भी मैं एक प्रॉब्लम, चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इन सेंटर का, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और ट्रिक्स भी हैं। तो चलो मैं एक प्रॉब्लम पहले ले लेता हूँ, चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं फिर करेंगे। चलो ये सामने आ गया प्रॉब्लम, ये JEE मेन में आया हुआ प्रॉब्लम है, तो आपको करना है। चलो क्या लिखा हुआ है कि इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, जिसके, आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो फिर सॉल्व करो, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, अगर आपका नहीं आया होगा तो देखो। इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल जिसके वर्टाइसेस दिए हुए हैं, ठीक है, हमें निकालना है इन सेंटर, मतलब निकालना है हमें इन सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो बहुत आसान है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। वैसे ही y का ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो चलो मैं इसको
इधर करता हूँ और मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो क्या है हमारा अब आंसर आएगा, करते हैं। तो ये हमारा एक ट्रायंगल है और इन्होंने ट्रायंगल में, ये हमारा ट्रायंगल, चलो इसको मैं ट्रायंगल्स को अच्छे से ड्रॉ कर लूँ। देखो तो ये हमारा एक ट्रायंगल आ गया। अब इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ए, बी और सी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए हैं -36,0। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए हैं 20,7 और सी के कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं 0,-8। तो आप इसको, अब इसका निकालना है इन सेंटर, ठीक है ना। तो बीच में मैंने इन सेंटर बना दिया। देखो एक डॉट दिख रही होगी। तो बताओ पहले तो हमें लेंथ निकालना होगा। तो ए के सामने है बी सी, तो बी सी का लेंथ इक्वल टू ए लिख दो ना, ए का लेंथ, क्योंकि मैंने बोला था जो ए के सामने होता है वही स्मॉल ए होता है। तो लेंथ निकाल लो। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता होगा ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। तो 20 - 0 400 और ये हो गया 20 - 0, तो 20 का होल स्क्वायर 400, 7 + 8 15 का होल स्क्वायर 225, दैट इज 625, मतलब 25, मतलब ए की वैल्यू आ गई हमारी 25। चलो अब बी की भी वैल्यू निकाल लो। बी के सामने है ए सी, बी के सामने है ए सी। तो बताओ ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, बी के सामने है ए सी, तो बी उसकी लेंथ होगी ना। देखो बी के सामने क्या है, इधर देखो, बी के सामने है ए सी, उसको स्मॉल बी होगी। तो चलो ए सी की लेंथ निकाल लो। तो ए सी की लेंथ आएगी -36 - 0, दैट इज 36 का होल स्क्वायर। तो 36 का होल स्क्वायर क्या होता है 1296 ना। 36 का होल स्क्वायर 1296 होता है, ठीक है ना, देख लेना। आई थिंक सही है। चलो देख भी कर लेते हैं, मान लो किसी को याद नहीं हो। तो 36 × 36, ये आ गया 3, ये हो गया 21 और ये 36 3 ज़ा 108, तो 108। तो देखो कितना आ रहा है 69, 1296 ही आएगा। चलो तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करूँ, इतना आता होगा आप पे, ठीक है। चलो तो अब हम आगे आते हैं कि हमारा आ गया बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई कितनी 1296 और 0 में से 64। तो अंडर रूट में 1296 प्लस 64, क्योंकि 0 - 8 का होल स्क्वायर करोगे 64, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1360। तो इसे मैं गायब करूं क्या, चलो इसे गायब नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको वैसे ही इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट में कितना, अंडर रूट में √1360, तो 1360। अब और निकाल लेते हैं लेंथ, और निकाल लेना। और हमारा ये कितना है, ये सी के सामने, तो यहाँ पे मैं सी का निकाल लूँ। सी इक्वल टू कितना होगा, सी इक्वल टू ए बी होगा। और ए बी की लेंथ कितनी होगी, ए बी की लेंथ होगी 36 - 20 या फिर 20 - 36 56 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में 56 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, दैट इज 49। तो आप क्या करो, ऐसे हमने कर लिया क्या, ए निकाल लिया, फिर बी निकाल लिया, फिर हमने सी निकाल लिया और ए बी सी निकल गया अपना। ए बी सी निकल गया और ए बी सी तो हमने निकाल लिया। तो इसे सॉल्व कर लेना, ए बी सी निकल जाएगा, ठीक है ना। जस्ट मैं हिंट कर रहा हूँ और बताओ फिर कौन सा आंसर आया, फिर इसमें से ऑप्शन जो आया उसे टिक कर देना। और साथ में x1, किसी को डाउट हो कि सर x1 क्या है, तो x1 y1 दिया था ना सारे चीज़ें। x1 y1 देखो जो हमारा ऐसा ट्रायंगल था, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई थी, सारी चीज़ें दी हुई थी इधर, ठीक है। तो इधर क्या था, इसकी वैल्यू -36,0 था, इधर 7,0 था, सॉरी 0,7 था,
ठीक है, 0,7 था, और इधर ठीक है -20,0 था। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो भी था आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकाल लेना। ठीक है, चलो ए का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए का कोऑर्डिनेट होता है x1 y1, हमेशा बोला था मैंने, याद रखना। बी का कोऑर्डिनेट क्या होता है x2 y2, क्योंकि ये दूसरी नंबर पे आता है। सी का कोऑर्डिनेट क्या होता है x3 y3। ठीक है, चलो ये आप निकाल लेना। शॉर्टकट मैंने टेक्निक बता दी थी, ये JEE मेन का क्वेश्चन था, आप उसमें जो भी ऑप्शन है टिक कर देना। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अलग। अब हम आते हैं ऑर्थो सेंटर। फिर उसका चलो एक प्रॉब्लम दे देता हूँ वापस, उसको आप एक बार देखो। अच्छा प्रॉब्लम है, वो JEE मेन में आ चुका है वो भी। तो यहाँ पे हम आते हैं, देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करें जिनका वो हो गया। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल बाय द लाइंस दिस। तो आपको इस वीडियो को पॉज करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर नहीं हो तो फिर हम डिस्कस करें। तो अभी मैं ऑर्थो सेंटर डिस्कस नहीं किया है, तो पहले मैं ऑर्थो सेंटर डिस्कस कर दूं, फिर इस प्रॉब्लम को करेंगे। ठीक है, तो इस पे स्क्रीन पे ही है प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अब मैं ऑर्थो सेंटर डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर जो हमारा होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स होता है। तो पहले मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये हमारा ट्राइंगल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक एल्टीट्यूड, यहाँ पे फिर दूसरा एल्टीट्यूड, फिर यहाँ से मैंने तीसरा एल्टीट्यूड। ये मैंने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर दिए। ठीक है, एल्टीट्यूड्स का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, मतलब जो ये ABC हमारा ट्राइंगल है, तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर का एक फॉर्मूला भी आता है, बट उसको याद मत करना, फॉर्मूले से कभी कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर जो होता है, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। ये एक याद रखने वाली बात है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या, एल्टीट्यूड्स। तो एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है हमारा ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ से हम ऑर्थो सेंटर निकाल लेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, तो कैसे निकालें ऑर्थो सेंटर, तो वो कैसे निकालें, इसका एक फॉर्मूला होता है x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। बट बेकार फॉर्मूला है, कोई यूज़ नहीं है उसका, यूजलेस है। तो चलो कैसे करेंगे फिर, तो चलो देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ से ये बता दो कि ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पे देखो, ऑर्थो सेंटर बहुत ही काम की चीज़ है। ऑर्थो सेंटर का क्या होता है, ऑर्थो सेंटर जो होता है ना, ऑर्थो सेंटर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ सबको, सबके बारे में, या फिर मैं लास्ट में बताऊँगा। तो अगर मैं बात करूँ ऑर्थो सेंटर की, तो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में कि हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने लिखा इसे ABC, या फिर कैसे भी लिख लो। तो ऑर्थो सेंटर हमेशा इधर लाई करता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे 90 डिग्री दिखती है वहाँ पे क्या लाई करता है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करता है, राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे दिखता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट। हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे कौन लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है हमारा सरकम सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन लाई करता है, हमारा सरकम सेंटर।
तो ये सबको याद होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे लाई करता है हमारा ऑर्थो सेंटर और यहाँ पे लाई करता है हमारा सरकम सेंटर। तो काम हो गया आपका, ठीक है। तो देखो ये इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड इक्वेशन लिखूं तो कौन सा इक्वेशन बोलेंगे इसको? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अरे मैंने दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन लिखूं तो कौन सा इक्वेशन बोलेंगे उसको? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो चलो इस प्रॉब्लम को, ये जो आपका कॉन्सेप्ट दिख रहा है ना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए हम प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो प्रॉब्लम पे चलें, वापस मैं प्रॉब्लम लाता हूँ आपके सामने। जिनका हो गया वेल डन, जिनका नहीं हुआ वो देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम था कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइन एक्स वाई इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे लिखा है एक्स वाई इक्वल टू 0, इसका कुछ मीनिंग होता है। और दूसरा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक्स वाई इक्वल टू 0। तो एक्स वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है बताओ? डिग्री कितनी है? एक्स वाई इक्वल टू 0 की डिग्री 2 है, मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। जब भी डिग्री 2 हो तो इसको बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी इसके बाद मैं कवर करूँगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बट JEE मेंस में दोनों का मिक्सअप प्रॉब्लम आया था। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की डिग्री 2 होती है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है? दो स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है अगर मैं लिखना चाहूँ तो प्रोडक्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स, प्रोडक्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन जो मिलके जो आपस में कनेक्टेड हो, प्रोडक्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन जो आपस में कनेक्टेड हो, सिंपल भाषा में बोले तो, ठीक है। तो चलो मैं अब यहाँ पे बता देता हूँ कि ये है क्या, फिर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से होगा कैसे ये प्रॉब्लम। तो पहले मैंने इसे इरेज कर लिया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू 0, तो एक्स वाई इक्वल टू 0 से हमें पता चलता है कि एक लाइन होगा x इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन होगा y इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एक्स वाई मिलेगा। तो x इक्वल टू 0 और तीसरा लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 1। तीनों को अगर मैं इन तीनों को अगर मैं ड्रॉ करूं तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। तो तीनों को अगर मैं ड्रॉ करूं तो x y इक्वल टू 0 ये हो गया एक्सिस। फिर दूसरा लाइन क्या है? x इक्वल टू y इक्वल टू 0 ये हो गया, x इक्वल टू 0 ऊपर वाला हो गया, क्योंकि x इक्वल टू 0 किसकी होती है बताओ? x इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है और y इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? x इक्वल टू 0 जो होता है y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और y इक्वल टू 0 जो होता है x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये लाइन आएगा ना x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो अब मैं सबको लिख देता हूँ कि कौन सा लाइन कौन है, ठीक है। तो चलो ये हम लिख देते हैं। तो ये है y इक्वल टू 0, ये है x इक्वल टू 0 और ये है x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना और राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर यहाँ लाई करता है। तो ये पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये तो ओरिजिन होगा, मतलब इसका आंसर 0,0 होना चाहिए, ठीक है। तो 0,0 होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन है क्या 0,0। देखो ऑप्शन ए जो दिख रहा है, ऑप्शन ए हमारा देखो क्या है, ऑप्शन ए हमारा 0,0 है। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन, ठीक है। दिख रहा है ना सबको? चलो मैं इसको गायब कर दूं, सबको दिख रहा होगा। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए ये है ऑप्शन ए, तो राइट है। चलो अब हो गया। अब आज चलते हैं। देखिए अभी ऑर्थो सेंटर हमने निकालना सीखा नहीं, अभी बस हमने प्रॉपर्टी यूज़ की और आ गया। तो प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट चलो ऑर्थो सेंटर भी निकालना सीखना ज़रूरी है, वो भी सीख लेते हैं। तो अभी तक हमारा हो गया सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर बाकी। तो चलो अब हम आते हैं कि ऑर्थो सेंटर निकालते कैसे हैं। तो ऑर्थो सेंटर मैं निकालना सिखा देता हूँ। चलो तो ये हमारा एक आ गया, ये हमारा एक आ गया और ये हमारा एक आ गया। तो हमें क्या करना चाहिए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो
तो हमारे पास जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू, एक एल्टीट्यूड ऐसे ले लेता हूँ, एक एल्टीट्यूड, क्योंकि दो एल्टीट्यूड से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है ना, ये पॉइंट। तो तीन की ज़रूरत क्या है, तीन की ज़रूरत नहीं है, दो से ही हमारा काम निकल जाएगा। तो ये पॉइंट निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, देखो क्या करना होगा, याद कर लेना इस स्टेप को। ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे, तुम क्या करना, इस BC का स्लोप निकालना। तो पहला स्टेप क्या है, MBC निकालो, MBC निकाल लो, ठीक है। फिर MBC निकालने के बाद, ये D बोल देता हूँ, इसे E बोल देता हूँ। MBC निकालने के बाद तुम्हें क्या करना होगा, पहला स्टेप MBC निकाल लो, दूसरा स्टेप MAD निकाल लो, MAD, ठीक है। जैसे तुमने MAD निकाला तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यों, MAD जैसे मिला ना, MAD, तो तुम्हारा उसके बाद कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्ट्रेट लाइन का यूज़ करना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। और जैसे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, एक लाइन का आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हमारा एक एल्टीट्यूड का इक्वेशन आ गया, मतलब ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब मैं C के बारे में सोचता हूँ, किसके बारे में, CE के बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो चलो मैं CE के बारे में भी बता दूँ। तो हमारा लाइन है CE, कौन सा लाइन है हमारा, CE के बारे में सोचना है। तो CE के बारे में सोचने के लिए यहाँ पे मुझे पहले MAB निकालना होगा, क्योंकि ये जो CE लाइन है ना AB पे परपेंडिकुलर है। तो AB निकाल लो और फिर MAB निकल जाएगा, फिर MCE निकाल लो, MCE निकाल लो। कैसे, अरे दो लाइन अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होता है, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होता है वहाँ से। तो MCE निकाल लेना, और जैसे हम MCE निकाल लेंगे तो फिर हम किधर जाएंगे, MCE निकल गया तो उसके बाद वापस से हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा लाइन है CE, ये हमारा लाइन है CE, तो इसका हमें स्लोप मालूम है और कोई भी एक पॉइंट मालूम होगा, ये या फिर ये, कोई भी एक पॉइंट मालूम होगा तो कौन सा फॉर्म यूज़ कर लेंगे, अरे कौन सा फॉर्म यूज़ कर लेंगे, अभी बताया था, एक पॉइंट मालूम होगा, दोनों नहीं मालूम होगा पक्का। देखना क्वेश्चन में A दिया होगा, B दिया होगा, C दिया होगा, मतलब C मालूम है हमारे पास, हमें C मालूम है, E नहीं मालूम। तो C मालूम है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर लेंगे। कौन सा फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, आंसर आ जाएगा। फिर देखो दो इक्वेशन मिल गए ना हमें, अभी आंसर पूरा नहीं आया है, हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं। कैसे, अरे एक लाइन था हमारा CE और दूसरा लाइन था हमारा AD, ठीक है। मैं दोनों को दिखा देता हूँ, हमारा दोनों लाइन आ चुके हैं, हमारे दोनों लाइन, ये है CE और ये है AD। तो दोनों इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना है। तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं सॉल्व करूं साइमल्टेनियसली तो हमें मिल जाएगा x और y। तो हमारा निकल गया ऑर्थो सेंटर, ठीक है। चलो अब ये भी मैं हटा रहा हूँ, एक क्वेश्चन लाता हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है। एक क्वेश्चन लाते हैं, फिर एक क्वेश्चन लाता हूँ, चलो चलो ये क्वेश्चन है, सब लोग अपने नोटबुक पे लिखें और ट्राई करें। और अगर आपको ये नहीं आ रहा तो फिर मैं वेट करें, मैं सॉल्यूशन दे प्रोवाइड करता हूँ। चलो आपने ट्राई किया होगा, मैंने जैसे बोला कि पॉज करके इसको सॉल्व करना है। चलो देखो पढ़ो सब लोग, ABC दिया हुआ है, हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो चलो इसको मैं साइड में कर देता हूँ, इन्होंने ABC दिया है, ABC दिया है तो ABC निकाल लेता हूँ, ABC, तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C। इसकी वैल्यू दी है 1,2, इसकी वैल्यू दी है 2,3 और इसकी वैल्यू दे रखी है 4,3 दे रखी है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो ये D निकालना होगा ना हमें। तो यहाँ पे मैंने एक
एल्टीट्यूड डाल दिया डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड 90 डिग्री। फिर मैंने क्या किया, एक और एल्टीट्यूड डाल दिया, इसका एक और एल्टीट्यूड डाला, उसका ई डाल दिया, ठीक है। तो अब हमें पहले मैंने बोला था क्या, एम ए बी निकाल लो और एम बी सी निकाल लो। तो सी क्या पॉइंट, चलो तो पहले मैं निकाल लेता हूँ एम बी सी। तो सबको मालूम है ना स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो बताओ y2 कितना है, 3 माइनस 3 0 अपॉन 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो ज़ीरो आएगा। तो हमें एम ए डी निकालना है, तो एम ए डी कितना आएगा, एम ए डी आएगा माइनस इन्फिनिटी। अब बोलो कैसे, मैंने बोला था नेगेटिव रेसिप्रोकल, याद क्या रखना है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। चलो अब ये निकल गया। अब हम एम ए डी तो निकल गया, वैसे ही हम निकाल लेते हैं अब एम ए बी। तो बताओ एम ए बी कितना आएगा, ए बी तो 3 माइनस 2 1, देखो y2 ये 3 है ना, 3 माइनस 2, फिर 2 माइनस 1 1 मतलब 1। तो एम सी ई कितना आएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1 और नेगेटिव -1, ठीक है। अब हमारा आंसर आने के करीब है, ठीक है। तो चलो हमारा ये दो मतलब है, हमारे जो मतलब की चीज़ें हैं वो लिख लेता हूँ। हमारे मतलब की चीज़ें हैं एम सी ई और हमारी मतलब की चीज़ें हैं एम ए डी। बाकी सबको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो बाकी सबको मैंने इरेज कर दिया, बाकी सब कोई काम के नहीं है, बस उनको निकालना था तो निकाल लिया मैंने, अब बाकी किसी काम के नहीं। चलो तो अब मेरा एक निकल गया इक्वेशन एम ए डी आ गया, ठीक है। ए डी का स्लोप दिया है और ए डी का जो ऊपर का पॉइंट है ए वो दिया है, ए कितना दिया है 1,2 और स्लोप दिया है माइनस इन्फिनिटी। तो निकाल लो क्या, उसका इक्वेशन निकाल लो, y माइनस वाई वन तो y माइनस 2 और इधर माइनस इन्फिनिटी x माइनस 1। तो कितना आएगा, इन्फिनिटी को 1/0 लिखूंगा तो x इक्वल टू 1, इक्वेशन आएगा x इक्वल टू 1। इन्फिनिटी को 1/0 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल टू 1 आ गया। चलो अब हम एम सी ई की बात कर लेते हैं, किसकी, सी ई की। चलो सी ई की बात करूं, सी ई का स्लोप -1 आया है, चलो सी ई का स्लोप -1 आया है। तो हमारे पास ये हो गया सी ई, सी और ई इसका स्लोप है -1 और सी का पॉइंट है 4,3। तो यूज करो y माइनस 3 -1 x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ से हमें आंसर आ जाएगा y माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 4। तो इसको इधर लाऊंगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए साइमल्टेनियस, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को बस सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ चुका है। तो पहला इक्वेशन है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 1। तो सॉल्व करना कितना आसान है, x की वैल्यू 1 पुट करो, y मिल गया 6, मतलब 1,6 इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे 1,6 आ गया ना, तो 1,c इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा JEE का ऑर्थो सेंटर का प्रॉब्लम था, ठीक है। तो हम ऐसे फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम कुछ बस इम्पॉर्टेंट, एक सरकम सेंटर बच गया, उसके बाद हम सेशन ऑफ कर, मतलब आज का ट्यूटोरियल एंड करते हैं। तो ये हो गया हमारा। चलो अब हम सरकम सेंटर, हमने ऑर्थो सेंटर देख लिया, अब हम देखते हैं सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर कुछ है नहीं, बहुत आसान है। सरकम सेंटर एक हमारे पास सर्कल लेना है, ठीक है। इस सर्कल में एक ट्रायंगल बनाना है और ठीक है, तो इस ट्रायंगल में 3 लाइंस आएंगी ऐसी, और ये हो गया हमारा, ये जो पॉइंट है ना हमारा ऑर्थो सेंटर है। तो ऑर्थो सेंटर बेसिकली होता क्या है,
इसको मैं अगर आगे एक्सटेंड करूं इस लाइन को तो यहाँ तक जाएगा, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूँ इधर जाएगा, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूँ इधर जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर बेसिकली होता क्या है, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। तो सबको याद हो गया ना, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। और बातें अगर मैं बताऊं इसके बारे में जो जानने लायक है और जानना चाहिए, तो वो है कि यहाँ पे आसान है चीज़ें करना। देखो कैसे, चलो मैं करके दिखाता हूँ सरकम सेंटर के बारे में सारी चीज़ें। तो ये सरकम सेंटर है, तो हमने यहाँ पे ये तो ड्रॉ कर रखा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा O है, और अगर ये A है और ये B है और ये C है, तो मैं ऐसा लिखूँ OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू रेडियस, है ना रेडियस, क्योंकि ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। इसीलिए हम ऐसा कमेंट कर सकते हैं कि OA और OB इक्वल होंगे, इक्वेशन 1, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना तीनों। OB इक्वल टू OC है, ये भी इक्वेशन 2, और OC इक्वल टू OA भी बोल सकते हैं। तो किसी दो को, इनमें से मैं किसी दो को यूज़ करूँगा, कोई भी दो, एनी टू, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वेशन निकाल लूँगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा, और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 होगा। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, OA डिस्टेंस निकालेंगे, ये तो 0,0 होगा, या फिर सेंटर कुछ दिया हुआ होगा, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, इधर एक इक्वेशन मिलेगा, दोनों कैंसिल होके एक इक्वेशन बनाएंगे, इसमें भी एक इक्वेशन बनाएंगे। हमारे पास 3 इक्वेशन है, और जबकि वैल्यू निकालनी है यहाँ केवल ऑर्थो सेंटर की x, y निकालनी है ना, x, y ऑर्थो सेंटर, सॉरी सरकम सेंटर निकालना है x, y, और वेरिएबल हो जाएंगे, सॉरी इक्वेशन हो जाएंगे 3। काम आसान है, 2 को यूज़ करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे प्रॉब्लम आए नहीं थे, इसीलिए मेरे पास अब कराए नहीं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट बता दिया। चलो अब एक लास्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं कि एक लाइन है अगर, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, ये एक लाइन है अगर, और एक लाइन पे अगर A और B 2 पॉइंट हैं, A और B 2 पॉइंट हैं, तो A और B 2 पॉइंट हैं, अगर इन्हें A और B पॉइंट ना बोल के मैं, देखो ये हमारा हो गया ऑर्थो सेंटर, ये वाला ऑर्थो सेंटर, और ये ऑर्थो सेंटर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से, और ये हो गया हमारा सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को बीच में आता है सेंट्रोइड, ये जो आता है बीच में सेंट्रोइड क्या करता है, ऑर्थो सेंटर को और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। कितने रेशियो 1 में, 2:1 में, मतलब ये डिस्टेंस हमारा 2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, इस पर भी क्वेश्चन आया है, तो मैं अगले सेशन में करा दूंगा। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर, बस प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या है कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये हो गया पहली प्रॉपर्टी। अब आते हैं दूसरी ये है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये तो मैं बता चुका था, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इधर लाई करता है ऑर्थो सेंटर, दैट इज H, और यहाँ पे लाई करता है ऑर्थो सेंटर, दैट इज O, दैट इज हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं तीसरी पॉइंट कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है,
ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है अगर ये, ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे के सारे एक ही पॉइंट पे होते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे, ये जो एक पॉइंट दिख रहा है इसी पे जी भी होगा, दैट इज सेंट्रोइड भी लाई करेगा, एच भी होगा, दैट इज ऑर्थो सेंटर भी लाई करेगा, ओ भी होगा, दैट इज सर्कम सेंटर भी लाई करेगा, और आई भी होगा, दैट इज इन सेंटर लाई करेगा। मतलब क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल दे देंगे, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे नहीं, बट इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब साइड ये सारे पॉइंट्स दिए रहेंगे। जब तुम डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे ए बी बी सी और सी ए का, तो तीनों के तीनों डिस्टेंस इक्वल आएंगे, या फिर एंगल 60 60 60 दे देंगे, तो तुम्हें पता चलेगा अरे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और वो क्या करेंगे, ऑर्थो सेंटर दे देंगे 1,2, और ऑर्थो सेंटर दे दिया उन्होंने क्या 1,2, और बोला इन सेंटर बताओ। अरे तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं चारों, तो सबकी वैल्यू तो सेम ही होगी ना। तो ये पॉइंट याद रखना। चलो, और एक लास्ट प्रॉपर्टी कि अगर कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो होते हैं ना, ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं, दैट इज जी एच ओ आई, एक ही कोलिनियर होते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी एनडीए में आ चुकी है, क्या होती है, कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर होते हैं तो यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से, ये हो गया जी एच ओ आई। अब ये पोजीशन इनका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये क्या होते हैं, एक ही लाइन पे होते हैं, दैट मीन कोलिनियर होते हैं। तो ये हमारा हो गया कोलिनियर होते हैं, जी एच ओ आई, कहाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरी प्रॉपर्टीज हो गई। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल दोज स्टूडेंट जिनको ये बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। ओके, चलो बाय।